हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमआर सोशियोलॉजी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है डिस्कशन कर रहे थे सोशियोलॉजी एनटीए नेट का प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 2017 तक के जो है नवंबर 2017 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। आज का जो हमारा वीडियो है जुलाई 2016 का जो है ये पेपर है और इसी पे हमारा डिस्कशन होगा और इस पेपर में जो है 50 क्वेश्चन है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देर किए। तो फ्रेंड्स, इसमें समाजशास्त्र प्रश्न पत्र द्वितीय है ये और इसमें 50 क्वेश्चन है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाजशास्त्री कल्पना के बारे में सी राइट मिल्स के विचार को निरूपित करता है? तो इसमें ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर होगा, आपका ऑप्शन थर्ड होगा। ठीक है, तो तीसरा विकल्प सही है, निजी समस्याओं और सामाजिक मुद्दों को एक साथ लाना। तो समाजशास्त्री कल्पना के बारे में चार्ल्स राइट मिल्स ने अपना जो है सिद्धांत प्रस्तुत किया था और निजी समस्याओं और सामाजिक मुद्दों को एक साथ लाना समाजशास्त्री कल्पना का विषय है। तो चलिए फिर अगला है हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का अध्ययन है? तो ये सबको पता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकेंड, इमाइल दुर्खिम। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, मैक्स वेबर के अनुसार आदर्श प्रारूप है। तो मैक्स वेबर के अनुसार आदर्श प्रारूप क्या है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन थर्ड है, सामाजिक प्रघटना को समझने का अवधारणात्मक या विश्लेषणात्मक साधन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, किसके अनुसार आत्मसात किए गए साझा मूल्य किसी भी समाज के सामाजिक एकीकरण में, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो एकीकरण में निर्णायक भूमिका निभाने वाले माने जाते हैं? तो फिर से देखते हैं, किसके अनुसार आत्मसातकरण किए गए साझा मूल्य किसी भी समाज के सामाजिक एकीकरण में निर्णायक भूमिका निभाने वाले माने जाते हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, टालकाट पार्सन्स। ठीक है, टालकाट पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना का गठन मूलतः सामाजिक क्रिया से होता है। सामाजिक क्रिया सामाजिक संरचना की मूल इकाई है। टालकाट पार्सन्स ने कहा है कि समाज की कुछ समस्याएं होती हैं जिन्हें समाज के चलाने के लिए हल निकालना जरूरी होता है, इन्हें वे प्रकारात्मक समस्या भी कहते हैं। पार्सन्स ने इन्हें पूर्व आवश्यकताएं भी कहा है। ठीक है, अर्थात समाज को चलाने के लिए इन अवस्थाओं को होना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी लघु समुदाय की विशेषता नहीं है? तो लघु समुदाय की जो विशेषता है रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार ये है स्थान, ऑप्शन थर्ड है। तो इसमें जो है रॉबर्ट रेडफील्ड ने मैक्सिको के गांवों का अध्ययन किया। रेडफील्ड ने इन अध्ययनों के आधार पर द लिटिल कम्युनिटी 1956 नामक एक पुस्तक लिखी। उन्होंने सामान्य तौर पर गांव और ग्रामीण क्षेत्रों के लघु समुदाय कहा है। उनके अनुसार लघु समुदाय के 4 निश्चित लक्षण होते हैं, लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार स्थान एक लघु समुदाय की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और एक तरफ पुस्तक है और दूसरी तरफ है उनके लेखक। तो चलिए फिर इसका मैच करते हैं हम। तो पैटर्न ऑफ कल्चर ये किसकी पुस्तक है? तो ये जो है रूथ बेनेडिक्ट की है। प्रिमिटिव कल्चर ये किसकी है? तो ये जो है आपका प्रिमिटिव कल्चर किसका है? तो ये होगा टाइलर का। ठीक है, साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर ये किसकी है? तो ये जो है आपका मेलिनोव्स्की का है। नोट टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर ये इलियट का है। ठीक है, टीएस इलियट का। तो एक का जो है थर्ड है, एक का 3, बी का जो है 2 है और सी का 4 है, डी का 1 है। तो चलिए देखते हैं किस विकल्प में है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड है। ठीक है, 3 2 4 1। चलिए अगला प्रश्न इसमें है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समुदाय की विशेषता नहीं है? तो समुदाय की विशेषता कौन सी नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4। ठीक है, भूभाग है, सामाजिक संबंधों का समूह,
तथा हम की भावना, ये सब जो है समुदाय की विशेषताएं हैं, जबकि भाषा जो है समुदाय की विशेषता नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर। तो इसमें जो है हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक प्रतिमान के रूप में बारंबार होने वाले पारिस्थितिक परिवर्तन को कहा जाता है। तो सामाजिक प्रतिमान के रूप में बारंबार होने वाले परिस्थिति के परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 है, परिस्थिति क्रम। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जब किसी भूमिका को निभाने वाला भूमिका से आत्मगत तटस्थता को अपनाता है तो इसे कहा जाता है। तो 9 का जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, 3। ठीक है, भूमिका दूरी। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, यह किसका कथन है कि भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है, जहां परिस्थिति का संबंध प्रतिष्ठा से है और भूमिका का संबंध निष्पादन से है। तो ये कथन पूछा जा रहा है, तो ये कथन किसका है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट है, रॉल्फ लिंटन का है। तो भूमिका की अवधारणा जो है मानव शास्त्री रॉल्फ लिंटन ने अपने 1936 में दी थी। उन्होंने भूमिका शब्द का प्रयोग व्यक्ति द्वारा प्रतिपादित विभिन्न कार्यों के लिए किया था। रॉल्फ लिंटन के अनुसार भूमिका परिस्थिति का क्या है? गतिशील पहलू है, जहां परिस्थिति का संबंध प्रतिष्ठा से है और भूमिका का संबंध क्या होता है? निष्पादन करने से होता है। चलिए अगला प्रश्न है, भूमिका संबंधों की श्रृंखला जो व्यक्तियों को विशेष सामाजिक परिस्थिति पर होने के कारण मिलती है को मर्टन क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड है, भूमिका समूह कहते हैं। ठीक है, भूमिका संबंधों की श्रृंखला जो कि व्यक्तियों के विशेष सामाजिक परिस्थिति पर होने के कारण मिलती है। रॉबर्ट के मर्टन ने भूमिका समूह कहा था। मर्टन अमेरिका के समाजशास्त्री हैं। ठीक है, ये अमेरिका के जो है फेमस समाजशास्त्री हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चलिए इसको जो है कोट की सहायता से आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? तो प्राथमिक समूह की विशेषता कौन सी नहीं है? इसका जो राइट आंसर है आपका बी और सी। ठीक है, तो ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। तो चलिए इसको मैच करते हैं। तो मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी ये किसकी पुस्तक है? स्पेंसर की है। ठीक है, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी ये है दुर्खिम की। ठीक है, तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। और अगला है सी का फोक अर्बन कंटिन्यूम, ये जो है रॉबर्ट रेडफील्ड का है। और जेमिन सॉफ्ट और जेसन सॉफ्ट टॉनिज का है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। इसमें जो है अभिकथन दिया गया है और तर्क दिया गया है। तो सभी समूह सामाजिक नेटवर्क हैं क्योंकि सभी नेटवर्क सामाजिक समूह नहीं हैं। ठीक है, तो 14 का जो राइट आंसर है आपका, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड है। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है, एक धार्मिक पंथ में सत्ता का प्रकार क्या है? तो एक धार्मिक पंथ में सत्ता का प्रकार है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है। ठीक है, एक धार्मिक पंथ में परंपरागत सत्ता का मुख्य प्रकार होता है। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। ठीक है, एक जीव के रूप में एक व्यक्ति के पास जन्म के समय क्या नहीं होता जो सामाजिकरण की प्रक्रिया में प्रासंगिक होता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। ठीक है, किसी भी जीवित नवजात जीव के रूप में एक व्यक्ति के पास मनोवृत्ति का अभाव होता है जो सामाजिकरण की प्रक्रिया में आवश्यक अंग माना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी के लेखक हैं? तो माइंड एंड सेल्फ एंड सोसाइटी के लेखक आपके हैं G.H. मीड, ऑप्शन 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, किसकी रचना में सामाजिक स्तरीकरण के प्रकारात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था?
तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड है, डेविस एंड मूर का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 19 है, एक परिवार में दादा एक गांव में कुम्हार था और पिता ने शहर के एक स्कूल में शिक्षण किया और अब पुत्र महानगर में बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक इंजीनियर है। यह दर्शाता है, यह किस चीज को दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 है, अंतर पीढ़ी गतिशीलता को दर्शाता है। अंतर पीढ़ी गतिशीलता के कारण ही अपने से वंशों में लगातार सुधार और विकास की भावना की वजह से मानव प्रगतिशील हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आर्थिक और सामाजिक परिवेश में निरंतर सुधार होता रहता है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा विचार सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 है, उद्विकासवादी। ठीक है, चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि क्रांतियां जो होती हैं इतिहास की इंजन हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 है, कार्ल मार्क्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, तो इसमें जो है सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, तो चलिए इसको मैच करते हैं। तो लॉ ऑफ 3 स्टेज ये किसका है? तो ये अगस्त कॉम्ट का है। ठीक है, ऑर्गेनिक एनालॉजी किसका है? तो ये है आपका स्पेंसर का है। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर ये है आपका दुर्खिम का, और प्रिमिटिव कल्चर टाइलर की। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें जो आपका विकल्प होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, तो हमारा इसमें अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 23 है, सामाजिक संरचना के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में अस्तित्व की आवश्यक दशाओं वाक्यांश का प्रयोग किसने किया है? तो इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन 3 है, A.R. रैडक्लिफ ब्राउन ने किया है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन इस विचार का समर्थन करता है कि सामाजिक संरचना लगभग स्थिर और अपरिवर्तनीय है, जबकि इसका गुणात्मक स्वरूप गतिशील और परिवर्तनीय है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड है, SF नैडल। ठीक है, चलिए अगला है हमारा, इसमें 25 नंबर है और सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए फिर इसको सुमेलित करते हैं। तो एक तरफ है सोशल मॉर्फोलॉजी किसका है? तो ये जो है रैडक्लिफ ब्राउन का है। और रेसिप्रोसिटी किसका है? परस्परता। तो बी का आपका हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, एक सेकेंड, बी का है 4। ठीक है, और सी का आपका हो जाएगा अलायंस थियरी लेवी स्ट्रॉस का है, और स्ट्रक्चरल लिंग्विस्ट ये जो है सॉसर का है, फर्डिनेंड सॉसर का है। ठीक है, तो इसका जो है विकल्प देखते हैं कौन सा सही है। 25 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 है। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नातेदारी संरचना के अपने अध्ययन में यांत्रिक और सांख्यिकी प्रतिरूप प्रस्तुत किया है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट, लेवी स्ट्रॉस। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक व्यवस्था में प्रगामी विकास की प्रक्रिया में गतिमान संतुलन की बात की है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट है, टी पार्सन्स। टालकाट पार्सन्स ने कहा है कि सामाजिक संरचना का गठन मूलतः सामाजिक क्रिया से होता है। सामाजिक क्रिया सामाजिक संरचना की मूल इकाई है। एक समाज की एक ही सामाजिक संरचना होती है, यह समाज का ठोस पक्ष होता है। टालकाट पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था के विकास की प्रक्रिया में गतिमान संतुलन की बात की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा 28 नंबर, इमाइल दुर्खिम के लिए नैतिक घनत्व का अर्थ क्या है? तो इमाइल दुर्खिम के लिए नैतिक घनत्व का अर्थ है आपका ऑप्शन 4, व्यक्तियों के बीच अधिक अंतरक्रिया। ठीक है, अंतरक्रिया है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, स्वतः साधक भविष्योक्ति
की संकल्पना की व्याख्या किसने की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड है, आर.के. मर्टन। ठीक है, आर.के. मर्टन ने शास्त्रीय प्रकारवाद की काफी आलोचना की है। वे स्वयं प्रकारवादी हैं। स्वतः साधक भविष्योक्ति की संकल्पना की व्याख्या आर.के. मर्टन ने की है। अगला प्रश्न है, ट्रोबिएंड आइलैंड का अध्ययन किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड है, मैलिनोव्स्की ने किया था। 31 नंबर क्वेश्चन है, द जनरलाइज्ड अदर की संकल्पना के प्रवर्तक थे? इसका जो राइट आंसर है आपका इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर, मैक्स वेबर ने किसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के रूप में शक्ति और सत्ता में विभेद किया है? तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन थ्री। ठीक है, वैधता। अगला है, अभिजात वर्ग के सिद्धांत का सबसे पहले विकास किसने किया है? 33 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, पैरेटो और मोस्का ने। चलिए अगला प्रश्न है, द मेथोडोलॉजिकल पोजीशन ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? 34, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, हर्बर्ट ब्लूमर ने। ठीक है, इनके पुस्तक के लेखक जो है हर्बर्ट ब्लूमर है। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन, संघर्ष के प्रकारवाद उपागम का प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड, L.A. कोजर ने। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के 5 महान साधन कौन से हैं जो उत्तरवर्ती रूप से मानव समाज की गत्यात्मकता को साकार करते हैं? तो इसका जो है कूट की सहायता से हमको उत्तर देना है और उसकी अवस्थाओं को क्रम में रखना है। ठीक है, तो 36 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थ्री है। ठीक है, तो सबसे पहले होगा आपका प्राथमिक साम्यवाद, फिर होगा दास्तां, उसके बाद जो है आपका होगा सामंतवाद। ठीक है, उसके बाद आपका पूंजीवाद, फिर समाजवाद। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन जो है आपका थर्ड जो है राइट है। अगला प्रश्न है, अभिकथन और दूसरा है तर्क। तो चलिए देखते हैं, अवलोकन कभी कभी हमें सामाजिक घटना के बारे में बेहतर निष्कर्ष प्रदान करता है क्योंकि अवलोकन एक विधि है जिसमें कोई भी पक्षपात सम्मिलित नहीं होता है। तो 37 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है 38 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें जो है मार्क्स की व्याख्या के अनुसार सही तर्कसंगत क्रम की पहचान कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड है, स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, वर्ग संघर्ष और सामाजिक रूपांतरण। अगला प्रश्न है 39 नंबर, यह किसने कहा है कि मानव कार्यकलाप को केवल अंदर से ही देखा और समझा जा सकता है? तो 39 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड है, डिल्थे का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 40 है, यह विचार किसने दिया है कि अवलोकन, वर्गीकरण और अप्रत्यक्ष प्रयोग की दृष्टि से सामाजिक प्रघटना को प्राकृतिक प्रघटना जैसे माना जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थ्री है, इमाइल दुर्खिम और रेडक्लिफ ब्राउन। ठीक है, इन्हीं लोगों का विचार था। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने सामाजिक प्रघटना के अध्ययन के समेकित उपागम की वकालत की है? तो 41 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थ्री है, राधा कमल मुखर्जी। अगला है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत में एक औद्योगिक नगर का सर्वेक्षण किया और तथा सांख्यिकी अवधारणाओं और साधनों का प्रयोग किया?
तो 42 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, D.N. मजुमदार ने। अगला है 43 नंबर, किसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने यूएसए में एक स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के अध्ययन में सहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग किया था? तो 43 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड है, W.F. वाइट। चलिए 44 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ पुस्तक है और दूसरी तरफ क्या है, लेखक है। ठीक है, तो इसमें जो है द मेथोडोलॉजी ऑफ द सोशल साइंसेज, तो ये किसका है? तो ये जो है मैक्स वेबर का है, तो ऑप्शन 5 हो जाएगा इसका। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, ये किसका है? तो ये जो इमाल दुर्खिम का है, थर्ड हो जाएगा। द टूल्स ऑफ सोशल साइंस, ये किसका है? तो ये जो है जॉन मज का है। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा। मेथड इन सोशल रिलेशन, ये किसका है? तो जहोदा एंड कुक्स का है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है 45 नंबर, जनगणना किसका उदाहरण है, ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 3 है, विवरणात्मक शोध का उदाहरण है जनगणना। अगला है 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक औसत का माप गुणात्मक आंकड़ों पर लागू किया जा सकता है? तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन थर्ड है, बहुलक। ठीक है, चलिए अगला है मानक विचलन किसका माप है? तो मानक विचलन जो है किसका माप है? तो 47 का जो होगा आपका ऑप्शन सेकेंड होगा, माध्य के इर्द गिर्द प्रकीर्णन। ठीक है, अगला है व्यक्तिक अध्ययन का उद्देश्य है, तो 48 का होगा, व्यक्तिक अध्ययन का क्या उद्देश्य होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, एक इकाई के सभी पहलुओं का गुणात्मक एवं विस्तृत विश्लेषण। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ऐतिहासिक शोध की एक पद्धति जिसमें जीवित व्यक्तियों की स्मृतियों का संग्रह किया जाता है को क्या कहा जाता है? तो 49 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 होगा, मौखिक इतिहास कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 50 नंबर और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किस पद्धति में साधारणतया पूर्व निर्धारित श्रेणियों के समूह के विशेष मदों के आपतन की गणना सम्मिलित है? तो 50 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड है, विषय विश्लेषण। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारा जो है प्रीवियस ईयर सोशियोलॉजी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, तो इस पे जो है मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।